हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, जिसके 30 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है और ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। इनमें नीचे डेट मेंशन है, कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में कक्षा 1 से 5 तक के लिए या 6 से 8 तक के लिए पूछा गया है, किस डेट में पूछा गया है ना। वो सब डिटेल जो है नीचे मेंशन की गई है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चंस आपके DSSB में या DSSSB PRT में पूछे गए हैं, सीटेट में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जिसकी यहाँ पे लिखा हुआ है DSSB PRT में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सीटेट में भी पूछा गया है ना, इस तरीके से। और अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सारे ही क्वेश्चंस पूरी तरीके से डिस्कस करते हुए विद एक्सप्लेनेशन चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीटेट की बेहतरीन तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। देखिए, विकास जो होता है, जो डेवलपमेंट होता है, उसकी अलग अलग स्टेजेस में जो बालक होते हैं उनके व्यवहार में भी अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भाई, जिस तरीके से डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो रहा है, उसी तरीके से उसके अंदर जो है परिवर्तन भी आता जा रहा है ना। तो अगर हम बात करें विकास के व्यापक आयाम के तौर पर, जो सही पहचान करता है इसमें स्टेटमेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें आपका पहले शारीरिक आता है, फिर संज्ञानात्मक आता है, सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है। क्या क्या अगर हम बात करें व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर, तो उसमें आपका शारीरिक, फिर मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और उसके बाद नैतिक आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो आपका राइट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परिपक्व विद्यार्थी, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो परिपक्व हो गए हैं, जो मजबूत हो गए हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, या अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। प्यारे दोस्तों, देखिए, परिपक्व का मतलब भी है मजबूती है, यानी कि पहले जो कार्य बालक पहले नहीं कर सकता था, अब वो परिपक्व हो गया है तो वो उस काम को भी कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो राइट हो जाएगा, यानी कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान वो कर लेता है। यही परिपक्वता का सीधा यहाँ पे अर्थ है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। कौन सा एक उचित है। विकास आप सभी को पता है, विकास क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, या यूं कहें कि गर्भ से कब्र तक चलती है ना। विकास कई क्षेत्रों में होता है, आपका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, शैक्षिक विकास हो गया, है ना। इसीलिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है। विकास के लिए कौन सा एक उचित है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो उचित है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज दिस वन क्वेश्चन, के अलावा क्या लिखा है, के अलावा, बहुत ठीक से पढ़िएगा, के अलावा किसको छोड़ करके, निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें एक और ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसको छोड़ करके बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बच्चों के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। खेल जो होता है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, खेल के माध्यम से बालक अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करता है, ये तो ऑप्शन ठीक लग रहा है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ऑप्शन दिस इज आल्सो राइट, है ना। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ऐसा नहीं कि समय बिताने के लिए सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे न्यू स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती हैं, सीखते हैं वो कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन आपके हैं वह बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा
बाकी जो 3 हैं वो खेल के माध्यम से बच्चा क्या क्या उसके अंदर डेवलपमेंट आते हैं, है ना, नई नई चीज़ें वो डेवलप करता है, स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं, अपने शरीर पर निपुणता पाते हैं। बाकी सारे इसमें ऑप्शन आपके सही हैं, ये आपका गलत है, जो गलत है वही यहाँ पे सही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है डैश 1, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? किसके अतिरिक्त? तो सीधा सा आपको बताते हैं शारीरिक गठन के अतिरिक्त, शारीरिक गठन के अतिरिक्त बाकी जितने सभी जो हैं ये वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। जैसे कि पौष्टिकता की गुणवत्ता क्या है, ये आपके विकास में, आपके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आपका सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, ये भी, इसका भी प्रभाव पड़ता है ना। शिक्षा की गुणवत्ता क्या है, अभिभावक की आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब बालक के विकास को प्रभावित करते हैं सिवाय शारीरिक गठन के। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसका सीधा सा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। पिछले कुछ दशाब्दियों में, किसमें? पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये जो फैक्ट है ये हमें ये बता रहा है कि पिछले कुछ जो दशक रहे हैं उनमें कुछ ऐसा लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है जिसमें बच्चे बड़ी ही आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट हो गया। शैशव काल की अवधि क्या है? शैशव काल की अवधि क्या है? प्यारे दोस्तों, शैशव काल जो है इसको बालक का निर्माण काल भी कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा गया है? शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा गया है। ठीक है, ये आपकी जन्म से 2 वर्ष मानी गई है। कितनी? जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है वो शैशवावस्था मानी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मध्य बचपन अवधि क्या है? मध्य बचपन अवधि क्या है? तो ये आपकी कितनी है? 6 वर्ष से 11 वर्ष तक जो है यह मध्य बचपन अवधि है। और इस पर थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे कि ये चार्ट को देखिएगा, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। कैसे? कोल के अकॉर्डिंग कोल ने कहा कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। फिर जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो 2 से 5 वर्ष तक मानी जाती है। 2 से 5 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था है। ठीक है, और फिर हमारी आती है मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष होती है ना। ये बालक के लिए है, ये बालक के लिए है, ये बॉयज के लिए है, सॉरी। ठीक है, और बालिका के लिए जो मध्य बाल्यावस्था है वो 6 से 10 वर्ष तक मानी है। किसने? कोल ने। फिर उसके बाद किशोरावस्था आती है, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। यह हमारी बालक के लिए 13 से 14 वर्ष रखी गई है, बालिकाओं के लिए 11 से 12 वर्ष। ये कोल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, है ना। और प्रारंभिक किशोरावस्था बालक के लिए कोल ने माना है 15 से 16 वर्ष, बालिकाओं के लिए 17 से 18 वर्ष माना है। मध्य किशोरावस्था जो है ये बालक के लिए 17 से 18 वर्ष है और बालिकाओं के लिए 15 से 17 वर्ष है। और उसके बाद उत्तर किशोरावस्था इन्होंने माना है बालक के लिए 19 से 20 वर्ष, बालिकाओं के लिए 18 से 20 वर्ष। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मध्य बचपन की अवधि है वो क्या बताई गई है? वो आपकी 6 से 11 वर्ष बताई गई है। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा आयु, इसमें से कौन सी एज है, कौन सी स्टेज है समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? प्यारे दोस्तों, कौन सी आयु? 9 से 12 वर्ष तक की जो आयु है, कौन सी? 9 से 12 वर्ष तक की जो आयु है यह परवर्ती बाल्यावस्था की आयु कही जाती है। इसको परिपाक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपाक काल भी कहा गया है। 9 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको परिपाक काल भी कहा गया है। इस आयु में जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास की गति है वो कुछ धीमी हो जाती है। शारीरिक विकास की गति तो धीमी हो जाती है लेकिन अंदर से जो मजबूती है वो बढ़ती है। ठीक है, शारीरिक विकास धीमा हो जाता है लेकिन इस अवधि में 9 से 12 वर्ष तक की अवधि में जो शारीरिक विकास है वो दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है, मजबूती की ओर बढ़ता है और इसको परिपाक काल भी कहा गया है। विकास यानी कि डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होता है? पूर्व प्रसव अवस्था से, शैशवावस्था से,
पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, DSSB में पूछा गया है। तो जो विकास है वो हम कितनी बार आपको बता चुके हैं कि हमारा गर्भ से कब्र तक होता है ना। तो ये आपका पूर्व प्रसव अवस्था यानी कि प्रसव होने से पूर्व की जो अवस्था होती है वहां से हमारा विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है, मृत्यु तक चलता रहता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो विकास आपका कहां से शुरू होता है? पूर्व प्रसव अवस्था से। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका बेहतरीन ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? इसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जो मध्य बाल्यावस्था को प्रेजेंट कर रही है? तो मध्य बाल्यावस्था जो कि कोल के अकॉर्डिंग 6 से 12 वर्ष तक की होती है। कौन सी? 6 से 12 वर्ष तक की। अब यहाँ पे आपको 6 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा है उसको दिमाग में रख करके आंसर देना है। तो जो 6 से 12 वर्ष तक का बच्चा होता है वह तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। कितना? जो 6 से 12 वर्ष तक की आयु का जो बालक है वह तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। पियाजे ने इसी स्टेज को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है जिसमें बालक तार्किक और मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो राइट हो। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? देखिए बाल्यावस्था में बालक करता क्या है? बाल्यावस्था में बालक जो होता है खूब दोस्त बनाता है, समाज की टच में आता है ना। कोई सामाजिक कार्य हो तो उसको खूब दौड़ दौड़ करके करता है, मतलब अपने घर परिवार की को छोड़ करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता है ना। तो यहाँ पे बाल्यावस्था की अवधारणा से हमारा जो तात्पर्य है वो समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था में क्या होता है? सामाजिकरण की गति जो है वो तीव्र हो जाती है। बालक समाज के क्या कह सकते हैं हम कि प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो सामाजिक विकास है वो तीव्र गति से होता है। और बाल्यावस्था में वह समूह बनाना चाहता है, समूह में रहना चाहता है ना। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है, दोस्तों से मिलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, ये सारे उसके अंदर गुण आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट वन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DSSB पूछा गया, सीटेट में पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में, कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क यानी अपने ही बराबर वाले जो बच्चे हैं उनसे उनके समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, एक्टिव मेंबर हो जाते हैं? किस अवस्था में? तो ये जो अवस्था है वो आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो बालक होता है वह अपने जो उसका ग्रुप होता है, साथी का, मित्र मंडली जो होती है उसका, वो एक एक्टिव मेंबर बन जाता है ना। और तो क्या होता है कि वहां पे वो अपने समूह को घर और अपने विद्यालय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है, क्योंकि वहां पे अपने आप को वो क्या समझता है कि मेरे बिना ये ग्रुप खराब हो जाएगा या जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। किसी भी खेल को, कोई भी अगर गेम वो लोग खेलना चाहते हैं तो उसको कैसे खेलना है, क्या करना है, ये सारे वो लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं, है ना, योजना बनाते हैं। तो उसे लगता है बच्चे को कि मैं यहाँ पे एक एक्टिव मेंबर हूं, मेरे बिना सब कुछ चौपट हो जाएगा। वो अपने घर परिवार, माता पिता और विद्यालय से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने साथियों को देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक एक्टिव मेंबर हो जाता है बाल्यावस्था में आकर के। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? कौन सी स्टेज है जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है? तो वो जो अवस्था है आपकी वो किशोरावस्था है। यह एक ऐसी अवस्था है जो बच्चे को वयस्कता की तरफ लेकर के जा रही है। जब बच्चा इस स्टेज में होता है, इस अवस्था में जो होने वाले परिवर्तन है जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, प्रौढ़ावस्था जिसको हम कहते हैं, जब बालक वयस्कता की तरफ बढ़ रहा होता है, तो इसके बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, ना तो उसे बालक ही समझा जाता है और ना ही जो है वयस्क समझा जाता है, प्रौढ़ समझा जाता है ना। तो किशोरावस्था वह स्टेज है जिसमें बालक कह सकते हैं परिपक्वता की ओर बढ़ता है और उसकी समाप्ति पर वो पूर्ण परिपक्व व्यक्ति यानी कि वयस्क बन जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, देखिए क्वेश्चन कहता है किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का अनुभव कर सकते हैं, आत्मसिद्धि का अनुभव कर सकते हैं, जीवन के बारे में परितृप्ति या दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दुश्चिंता और स्वयं से
सरोकार। जैसा कि आपके ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन इन्होंने कहा है कि किशोर महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। ये किशोर चाहता है, ऐसा ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन कहते हैं। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित होने लगता है और जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप ले लेती है ना। यहाँ पे बच्चा चाहता है कि वो अपना कोई व्यवसाय करे, 4 पैसा कमाए, है ना। ये सब उसको चूज करना होता है कि वो किस ऑक्यूपेशन को, किस व्यवसाय को चुने, क्या करे, है ना। ये जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप ले लेती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट वन है। 14 वर्षीय देविका। अब जब ऐसा लिखा हो कि इतने वर्षीय ये, तो आपको तुरंत दिमाग में ले लेना चाहिए कि यहाँ पे बालक जो है वो किस अवस्था में है, कितना बड़ा हो चुका है। 14 वर्ष का बालक है, यानी कि देविका है, लड़की है, तो वो किशोर में आ जाएगी। ठीक है, 14 वर्षीय देविका यानी कि किशोरावस्था में है। अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। तो वह क्या विकसित कर रही है? वह स्वायत्तता को डेवलप करना चाहती है। स्वायत्तता को विकसित करने का प्रयास कर रही है। ये जो 14 वर्षीय देविका है, किशोरावस्था में है और इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता वो चाहते हैं कि हम शारीरिक रूप से भी स्वतंत्र हों, मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हों। ये उनके अंदर एक प्रबल भावना होती है ना। जैसा कि कोलेसनिक ने कहा था कि किशोर जो होते हैं वो जो प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। मान लीजिए हम लोग क्या हैं, हम लोग सब व्यस्क में आते हैं, हमसे छोटे हमारे घर में होंगे 14-15 साल के, अगर वो कोई काम करते हैं और हम डांट दें तो उन्हें बहुत कड़वा लग जाता है। उन्हें लगता है कि ये हमारी स्वतंत्रता छीन रहे हैं, है ना, ये हमारी फ्रीडम छीन रहे हैं हमसे, तो वो हमें अपने मार्ग में बाधा समझ रहे हैं। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे, वो क्या समझते हैं? वो आपको अपनी जो उनकी फ्रीडम है वो समझते हैं ये हमारी फ्रीडम में बाधा है ना। तो यहाँ पे बालक जो है वो स्वायत्तता का प्रयास कर रही है। यहाँ बालक पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहता है। स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से उसको अगर रोकते हैं तो वो प्रौढ़ों के प्रति नाराजगी दिखाता है और विरोध की अवस्था में आ जाता है। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? वो आपकी शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था है, जिसमें शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो तीव्र गति से घटित होता है। अब जैसे शैशवावस्था में विशेषकर क्या होता है? जन्म से लेकर 3 वर्ष तक शैशवावस्था 0 से 2 3 वर्ष, है ना। तो ये जो अवस्था है 0 से 3 वर्ष की, इसमें क्या होता है कि बालक में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है, अत्यंत तीव्र गति से होता है। इसी प्रकार जो बाल्यावस्था के जो शुरुआत के 3 वर्ष होते हैं, बाल्यावस्था हमारी 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है ना। अब इसमें जो शुरुआती 3 वर्ष हैं 6 से 9 वर्ष, ये 6 से 9 वर्ष तक की जो आयु होती है इसमें शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता है। यानी कि शुरुआत में 0 से 3 वर्ष और फिर 6 से 9 वर्ष तक, इस समय में बालक के अंदर शारीरिक जो विकास होता है वो अधिक तीव्र गति से हो जाता है। बाद के जो ये 3 वर्ष बचे यहाँ पे 9 से 12, इसमें थोड़ा मंद पड़ जाता है, लेकिन होता क्या है, शरीर के अंदर मजबूती आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट वन है। शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें बालक में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उसका जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है ना। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के अगर आप उचित विकास उसका चाहते हैं तो उसका शरीर का स्वस्थ होना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन जो आपका है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित हो। किसी भी बच्चे की संपूर्ण विकास के लिए, अगर आप बच्चे का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो उसके लिए शारीरिक और जो अन्य विकास हैं वो साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से क्या होता है? इंटर रिलेटेड होता है, अंतर संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट वन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीटेट 2019। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। देखिए, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या है? अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। कैसे? सर्वप्रथम स्थूल चालक विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों को कंट्रोल करना सीखते हैं, जिससे वे जो भी एक्टिविटी कर पाएं
उसमें वो अपने शारीरिक संतुलन, गति और नियंत्रण कर पाने में वो समर्थ हो पाते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ये सब, है ना। और उसके बाद सूक्ष्म चालक की बात आती है। किसकी? सूक्ष्म चालक विकास के फलस्वरूप क्या है, बालक अपने संसार के बारे में सीखने के विभिन्न एफर्ट्स में क्या करता है, वस्तुओं को जैसे उठाना, पकड़ना, जांच परखना, ये सब एक्टिविटीज में आ जाती हैं। तो यही कारण है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होते हुए भी क्रम जो है वो स्थूल से सूक्ष्म, कहाँ, स्थूल से सूक्ष्म विकास की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें आपका बेस्ट वन ऑप्शन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, DSSB, CTET, UK टेट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसको हम गत्यात्मक कौशल भी कहते हैं, का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गतिक कौशल जो है हमारा, जो गत्यात्मक कौशल हो जाएगा सूक्ष्म, इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जैसे कि किसी वस्तु को उठाना, उसको पकड़ना, उसकी जांच परख करना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। लिखना जो है ये आपका सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा। क्या? लिखना, जो राइटिंग है ये आपकी सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगी। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास से बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से परिवेश के संपर्क में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, दिस वन इज द राइट वन। निम्न में से किसका मिलान सही है? शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, यह संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। प्यारे दोस्तों, इसमें जो राइट वन ऑप्शन है वो आपका है सी। सामाजिक विकास किस पर डिपेंड करता है? आपके वातावरण पर। आपको जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा उसी प्रकार से आपका सामाजिक विकास भी होगा। समाज में कैसे रहना, उठना, बैठना है ना, ये सारी चीज़ सीखेंगे आप कैसे। आपको जैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, जैसा वातावरण आपको मिलेगा, आपके घर परिवार का जैसा वातावरण होगा वैसे ही आप बन जाएंगे, है ना। तो इसका हमारा एटमॉस्फेयर का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान, प्रारंभिक बाल्यावस्था हमारी कब से है? 6 से 9 वर्ष, उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो इसमें कौन है आपका? माता पिता भाई बहन हो जाएंगे। कौन? माता पिता भाई बहन। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी जिस समूह से प्राप्त होती है वह हमारा माता पिता भाई बहन या दूसरे पारिवारिक परिवेश होते हैं, जो एक समूह के रूप में क्या है, जो एक समूह में स्वीकार्य होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर आप बच्चे का संवेगात्मक विकास चाहते हैं तो कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश होना बहुत आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक विद फ्रीडम अपने विचारों, भावनाओं आदि को प्रकट कर सकें और टीचर से निसंकोच होकर के प्रश्न पूछ सकें। दिस इज द बेस्ट वन। ठीक है, कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की फ्रीडम के लिए, ताकि बच्चा निसंकोच होकर के अपनी बात को रख पाए, अपने विचारों को रख पाए, टीचर के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके, है ना, निसंकोच रहे वो क्लास में। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है निचली, जस्ट मोमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा टेट में पूछा गया है, फिर यूपी टेट में पूछा गया है, उसके बाद सी टेट में पूछा गया है ना, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और आपके टेट सी टेट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। निचली कक्षाओं में, यानी कि निचली कक्षाओं की बात हो रही है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है ना। शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। हम लोग जो निचली कक्षाओं में, छोटी क्लासेज में खेल के माध्यम से जो बच्चों को सिखाते हैं, जो खेल पद्धति का टीचिंग के लिए हम लोग जो खेल पद्धति अपनाते हैं, यानी कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाते हैं, वो किस पर आधारित है? वो आपका जो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। क्योंकि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो बाल्यावस्था में होते हैं, और बाल्यावस्था में बच्चे पढ़ने से ज़्यादा खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाया जाए। हर वक्त उसको अगर किताबों के माध्यम से सिखाएंगे, लेक्चर के माध्यम से सिखाएंगे, बच्चा बोर हो जाएगा। छोटा बच्चा है बाल्यावस्था में, तो जाहिर सी बात है उसको खेल के माध्यम से हम लोग सिखाने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण की खेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है, सीटेट कक्षा 6 से 8 तक के लिए पूछा गया है 2019 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम, विकास एवं अधिगम डेवलपमेंट एंड लर्निंग के बीच जो संबंध होता है
उसको सही तरीके से सूचित करता है। देखिए प्यारे दोस्तों, विकास और अधिगम जो है वह अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ये राइट वन है। ऐसा नहीं कि अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये ऑप्शन गलत है आपका। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है, ये भी गलत है। विकास अधिगम संबंधित नहीं है, ये भी गलत है कि संबंधित नहीं है। राइट वन क्या हो जाएगा? विकास और अधिगम जो है वो अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। विकास और अधिगम दोनों अनवरत गति से जीवन पर्यंत भी चलते रहते हैं, है ना। विकास और अधिगम के संबंध को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बालक का जैसे जैसे विकास होता जाता है उसका व्यवहार भी उसी तरीके से बदलता जाता है, अर्थात उसके विकास के साथ साथ अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है, सी का मतलब यहाँ पे जो बी है वो राइट वन हो जाएगा। देखिए, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले, क्या लिखा है? मिश्रित आयु वर्ग वाले। मिश्रित आयु यानी कि अलग अलग स्टेज के अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, क्लास में शिक्षार्थी हैं, कक्षा में हैं, ठीक है। उनसे व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए, टीचर के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसका? विकासात्मक अवस्थाओं का जो ज्ञान है वो बहुत आवश्यक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तभी वह प्रत्येक विद्यार्थी के अकॉर्डिंग अधिगम करा पाएगा बच्चे को, क्योंकि उसमें मिश्रित आयु वर्ग वाले बच्चे हैं, अलग अलग। जब आपकी क्लास में अलग अलग उम्र के बच्चे बैठे होते हैं तब आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि हम किस अकॉर्डिंग जो है बच्चों को लर्निंग कराएं या उनको पढ़ाएं, है ना। तो वहां पे हमें विकासात्मक अवस्थाओं को ध्यान में रखना होगा, तभी हम बच्चे को बेहतरीन तरीके से लर्निंग करा पाएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारा कहता है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? किसके लिए? नर्सरी कक्षा में अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो इसमें जो है आपका मेरा परिवार, अगर आप बच्चे को मेरा परिवार पढ़ाते हैं, नर्सरी कक्षा का बालक सामान्यतः कितना होता है? 3 से 5 या 6 साल का। बच्चे की उम्र ध्यान में रखिएगा, है ना। नर्सरी क्लास का बच्चा कक्षा 3 से 5 या 6 वर्ष का है, जो किसके अंतर्गत आएगा? आपका शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा। और इस अवस्था में बालक स्वयं के अतिरिक्त अपने परिवार से ही प्रेम करता है, दूसरा वो किसी को नहीं जानता, है ना। और उसका जो सामाजिक विकास है वो कितना होता है? सामाजिक विकास तो उसका 0 होता है ना। इस अवस्था के लिए विषय वस्तु जो मेरा परिवार है वो राइट वन, बेस्ट वन ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो विकास और अधिगम, डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? कैसा? सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। तो वो है हमारा अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर भी है। मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया हुआ भी है, ठीक है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, क्योंकि व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं और अपने एक्सपीरियंसेस द्वारा कुछ ना कुछ क्या करता है? सीखता रहता है। विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए विकसित होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। सीटेट पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास जैसी भी रही हो, आपको कितना समझ आया है ना, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे ताकि हम आगे क्लासेस को उसी हिसाब से कंटिन्यू कर पाएं। क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा और एक लाइक, एक कमेंट अपने कॉलेज ग्रुप में जहां हो सके शेयर कीजिए। हम लोग क्लासेस कंटिन्यू चलाते रहेंगे, आप लोग जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों तक जोड़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आपका एक कमेंट, आप अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।